नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज कायम रखते हुए बीजेपी सत्ता में लौट आई है और शुक्रवार को नई सरकार का गठन होने जा रहा है। अब जब जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है तो जाहिर है कि नई सरकार से उम्मीदें भी होंगी कि प्रदेश में वाकई परिवर्तन आए। इसे लेकर नए मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से राजस्थान वासियों को काफी आशा और अपेक्षाएं हैं और खुद बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ जिन मुद्दों को उठाकर मतदाताओं को लुभाने में कामयाब रही, अब उन पर जनता को एक्शन का इंतजार रहेगा। तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनाकर सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार के शुरुआती 3 बड़े फैसले क्या होंगे या क्या होने चाहिए, जिससे सरकार की प्राथमिकता जनता के सामने तय होगी और इसी पर देश प्रदेश की निगाहें भी टिकी होंगी। हालांकि चुनाव में जो सबसे बड़े मुद्दे छाए रहे उनमें 14 पेपर लीक, अपराध, खासतौर पर महिला अपराध और भ्रष्टाचार छाए रहे। ऐसे में क्या माना जाए बीजेपी इनके इर्द गिर्द अपने शुरुआती फैसले लेने जा रही है? इसका आकलन करने के लिए अगले आधे घंटे हम आपके सामने मौजूद रहेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए कांग्रेस से प्रतिष्ठा यादव होंगी, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित होंगे और मेरे सहयोगी नीरज शर्मा स्टूडियो से हमारे साथ होंगे। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख डॉक्टर चेतन राजपुरोहित का कर लेते हैं। चेतन जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। कई कार्यक्रमों में चुनाव के दौरान आप शामिल रहे, अब आपकी सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर पर बदलाव के लिए आपने वोट मांगा और जनता ने आपका साथ दिया। कौन से बड़े बदलाव जनता अपेक्षा करे आपसे जो शुरुआती तौर पर लिए जाएंगे? कोई 3 बड़े फैसले या फिर 5 बड़े फैसले जो आप गिनाना चाहें कि जनता को बीजेपी सरकार से मिलने वाले हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो राजस्थान की जनता को बधाई, माननीय मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल जी को बधाई और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बधाई जो कल शपथ लेने वाले हैं। और राजस्थान की जनता का, मतदाताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया। अब आता हूं आपके मैं मूल मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हमारा साध्य पत्र है, वो हमारे लिए गीता है। हम जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो राजस्थान में जो काम होने वाले हैं उसमें सबसे पहला है महिला सुरक्षा। जिस प्रकार के 5 साल तक राजस्थान के अंदर जो घटनाएं घटित हुई, कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर व्यक्ति पीड़ित होता है, हर व्यक्ति प्रभावित होता है। तो राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करना, आम लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना और पुलिस का मनोबल बढ़ाना, इन तीनों बातों को मिला करके हम सबसे पहले सुरक्षा का वादा जो हमने किया उसको पूरा करेंगे। दूसरी बात, पेपर लीक, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एक उदाहरण था पूरे भारत के अंदर। राजस्थान में जिस प्रकार से 17 पेपर लीक हुए, इस मुद्दे को हमने हमारे संकल्प पत्र में भी लिया है और स्पेशल जांच दल बना करके, और इसके ऊपर जो भी आरोपी है, चाहे कोई भी है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये हमने वादा किया था जनता के अंदर, राजस्थान की जनता के सामने। तीसरा मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा। जिस प्रकार से शिक्षा का इन्होंने बंटा धार किया है मनीष जी, आपको पता होगा, इन्होंने कॉलेजें खोलने में कोई कोताही नहीं बरती। कॉलेजें खोली इन्होंने, गांव तहसीलों में खोली, लेकिन स्टाफ नहीं दिया, फर्नीचर नहीं दिया, और तो और लेबोरेटरी नहीं, लाइब्रेरी नहीं, केवल एक कॉलेज लेक्चरर का ट्रांसफर करके वही प्रिंसिपल और वही असिस्टेंट प्रोफेसर, वही बाबू, इस प्रकार का जो शिक्षा के साथ कुठाराघात किया, युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उस पर हम काम करेंगे। तीसरा, बेरोजगारी। हमने बेरोजगारी का भी एक बड़ा मुद्दा रखा था। हमने संकल्प पत्र में वादा किया कि हम 20,000 पैरामेडिकल पद भरेंगे, इसी प्रकार से डॉक्टरों के पद भरेंगे, इसी प्रकार से कॉलेज शिक्षा के अंदर ये जो योजना लाए, शिक्षा संबल योजना, कांग्रेस सरकार, इसने बड़ा छलावा किया युवाओं के साथ। आप मनीष जी कल्पना करिए कि एक व्यक्ति को 20,000 रुपए महीने का देकर के जो नेट क्वालिफाइड है, उसको 70 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर एक क्लास लेने के लिए जाना चाहे। और मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, 25,000 तो इनका मैक्सिमम था, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन इससे कम मिलेगा। अगर वो 1 क्लास लेगा तो 1 क्लास के पैसे मिलेंगे। क्या संभव था? इस तरीके से जिस प्रकार से इन्होंने कुठाराघात किया राजस्थान के युवाओं के ऊपर, और राजस्थान के युवाओं में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम विश्वास पैदा करेंगे राजस्थान के युवाओं में। हम संकल्प किया हमने, और जिन जिन मुद्दों को हमने चुनाव में उठाया है उन सब का पालन करना, उन सबको इंप्लीमेंट करना। ये भ्रष्टाचार का मामला जो आपको पता कितना बड़ा था, 16-16 किलो सोना मिलता है सचिवालय में, 2.5 करोड़ रुपए मिलता है, 1 किलो सोना मिलता है अलमारी में बंद। ऐसी घटनाएं राजस्थान में नहीं होगी और कोई करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी वादा किया है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार
इन तीनों को हम राजस्थान से दूर करेंगे। और जिस प्रकार से बीमारू राज्य की श्रेणी में इन्होंने लाके खड़ा किया राजस्थान को, हम विकसित राज्य की ओर राजस्थान को बनाएंगे। और राजस्थान आने वाले 5 साल के बाद में आप देखेंगे कि भारत में एक उदाहरण पेश होगा कि राजस्थान में किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार से राजस्थान की जनता को राहत मिलती है, किस प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा करती है भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री पद जो है ये प्रधान सेवक है राजस्थान के। और हमने ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने चुना है जिसके बारे में कोई कल, मनीष जी आपने अंदाजा लगाया कभी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये बिल्कुल अंदाजा तो सिर्फ आपके यहाँ 2 ही लोगों को होता है, कोई भी नहीं लगा सकता। निश्चित तौर पर आप सही फरमा रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि कार्यकर्ता मेरे साथ काम कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री की घोषणा होने से पहले रात को 11 बजे तक प्रदेश कार्यालय में, तो दूसरे दिन विधायक दल की बैठक नहीं, निश्चित रूप से हमने तो खुद एनडीटीवी पर उनको लिखा कि जन जन के भजन है, सभी लोग उनके साथ में रहे। और अब आम कार्यकर्ता अचंभित सब है लेकिन खुश भी है। कल तक जो भजनलाल उनके साथ काम कर रहे थे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी होगी, चेतन जी दोबारा लौटूंगा, जो आपने भय की बात की, खासतौर पर पिछली सरकार जारी, आपकी सरकार आ रही है, इस बीच वाकई शुरुआत भय से हुई है। वो जो गोगामेडी हत्याकांड को कोई नहीं भूल सकता, राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा अपराध और गैंगवार है। मनीष जी जो माफिया थे ना, माफिया ये जो गैंगवार और माफिया जो डेवलप हुए 5 साल में, विश्वास से ज्यादा एक्शन पहले दिन से चाहेगी जनता आपसे। चेतन जी बड़ा मुद्दा होगा, लौटेंगे आपके पास। चेतन जी आऊंगा दोबारा। प्रतिष्ठा भी हमारे साथ है। प्रतिष्ठा जी आपका भी स्वागत। हालांकि आपकी सरकार नहीं है, आपने तमाम रिपीट के वादे किए, जनता ने आपको खारिज कर दिया। अब जो सरकार है, जो बदलाव आप लाना चाह रहे थे लेकिन जनता ने बदल कर आपको बाहर बिठा दिया, बीजेपी को वापस ले आए, अब आप भी बतौर जनता, बतौर मतदाता क्या चाहेंगे? क्योंकि प्रदेश की सरकार तो अब सभी की होगी, भजनलाल आपके भी मुख्यमंत्री होंगे, हमारे भी होंगे, चेतन राजपुरोहित जी के भी होंगे। क्या आपकी उम्मीदें हैं विपक्ष के तौर पर कि सरकार शुरुआती स्तर पर कौन से बड़े फैसले ले? देखिए, उम्मीदें तो राजस्थान के हर नागरिक को है कि जो सरकार ने हमारी ने जो काम किए हैं, सबसे पहले तो उनको सुचारू रखें, ये हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात कि इन्होंने वादे बहुत किए हैं और वादे तो इन्होंने देश से भी किए हैं। ये भय की बात कर रहे थे, भय की बात तो 2001 के अंदर संसद में जो हमला हुआ और उसी की बरसी के दिन कल जो संसद में हुआ, 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी संसद सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा तार तार है। ये पूरे देश ने देखा। तो केवल कहने से और बड़े बड़े नारेबाजी करने से, या ये कहें कि शो ज्यादा होता है बीजेपी में, तो शो के दायरे से बाहर निकलकर हकीकत को देखें और समझें। और क्योंकि जब देश की संसद सुरक्षित नहीं है तो देश का आम आदमी कहाँ सुरक्षित आप कर पाएंगे? जब 1200 करोड़ खर्च करके आपने नई संसद का निर्माण किया तो आपने कहा सुरक्षा ऐसी होगी वैसी होगी, जिसको कल कुछ लोगों ने धत्ता बता दिया। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि कहना बहुत आसान है और करने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि इतना सब होने के बाद भी उस मुद्दे को केवल दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही सीरियस मामला है। नहीं प्रतिष्ठा जी, बिल्कुल गंभीर मामला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो लड़के पकड़े गए हैं और जो आरोपी पकड़े गए हैं उन पर यूएपीए लग भी गया है, बड़ी गहनता से जांच चल रही है। आप दिल्ली आ गई हैं, मैं आपको वापस वहीं रखना चाहता हूं। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में सरकार बनी है। मैं राजस्थान पर ही आ रही हूं मनीष जी, राजस्थान पर ही आ रही हूं, क्योंकि बात यह है ना कि दिल्ली से ही पूरा देश चलता है, राजस्थान भी नहीं, वो तो वहां मुख्यमंत्री चलाएंगे, मंत्रिपरिषद अब सरकार चलाएगी। लेकिन जब देश सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान को सुरक्षा कैसे देंगे? ये एक बड़ा विषय है और हम उम्मीद करते हैं कि करके दिखाएं, तब हम क्या। लेकिन कौन से बड़े मुद्दे प्रतिष्ठा दी आप चाहती हैं कि राजस्थान में इस सरकार में पूरे हो? बतौर विपक्ष भी आप भी निश्चित तौर पर चाहेंगे प्रदेश आगे बढ़े। पहले एक ही चीज चाहती हूँ कि ये विकास के लिए काम करें, केवल भारतीय जनता पार्टी का विकास ना करके राजस्थान के आम नागरिक का विकास हो, ये उम्मीद मैं करती हूँ इस नई सरकार से। और जो विजन, जो काम गहलोत साहब ने किए थे, वो देखिए, लोकतंत्र के अंदर जीत और हार सिक्के के दो पहलू की तरह है। पब्लिक जिसको चुनती है वो जीतता है, जिसको वोट ज्यादा मिलते हैं वो जीतता है। वोट शेयरिंग में इतना बहुत ज्यादा हम डाउन भी नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लोकतंत्र का एक महापर्व होता है जिसमें जनता जिसको चुनती है वो राज करती है। तो इसके अंदर जो काम गहलोत साहब ने किए थे, क्योंकि आज भी अगर आप आम जनमानस में जाएंगे, लेकिन कौन से 3 काम, मैं वही पूछ रहा हूँ, कोई आप 3-5 काम जो आप चाहेंगे, आप दबाव बनाना चाहेंगे कि आपने जनहित में किए? जो हम 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हमने दे रखा था वो आम आदमी को मिलता रहे,
क्योंकि जी। उससे लोगों को बहुत सहयोग मिला है और राजस्थान की जनता भी चाहती है। दूसरा, हम किसानों के लिए जो हमने बिजली फ्री दी थी, हम चाहते हैं कि वो ये भी लोग कंटिन्यू इस चीज को रखे। किसानों को दूध पर हमने बोनस दिया था। तो तमाम जो आम आदमी से जुड़ी हुई, गरीब से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उनको सुचारू रूप से रखें। युवाओं को बड़े सपने दिखाए। सपने तो इन्होंने देश में भी दिखाए। आप फिर कहेंगे दिल्ली चले जाते हो। अब क्या करें, यहाँ तो अब करेंगे जब बताएंगे। 5 साल विपक्ष में रहेंगे हम, वो सारी चीजें हम देखेंगे। आप और हम इस पर बहुत सारा डिस्कशन भी होने वाला है, क्योंकि कहने में बहुत आसान होता है, करने में बहुत मुश्किल ठीक है, होता है। ठीक है, ठीक है। वादा भी किया था इन्होंने देश के, तो वो तो पूरा किया नहीं। अब राजस्थान के युवाओं को कितना वादा निभाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जरूर लेकिन जनता को तो उनके वादे ज्यादा रास आए ना आपसे, तभी तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जनता ने, उनको चुन लिया। उनके वादे ज्यादा अच्छे लगे, उनका संकल्प पत्र जो पेश किया। आप तो वचन पत्र लेकर आए थे एमपी में, और आपने तो विजन 2030 भी ले आए थे, आप तो आगे की भी सोचकर। लेकिन जनता फिलहाल का माहौल और फिलहाल बदलाव चाह रही थी, उसको आप पकड़ नहीं पाए। लौटेंगे आपके पास। नीरज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना। वाकई अब कल से जब भजन सरकार होगी, भजन लाल मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी मंत्रिपरिषद निश्चित तौर पर आगे गठित होगी, एक सरकार नई मिल गई राजस्थान को कल से, तो बड़ी प्राथमिकता है। निश्चित रूप से जनता ने बदलाव के लिए वोट किया और बदलाव चाहेगी। बातें बीजेपी निश्चित तौर पर जिन मुद्दों को लेकर, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार, अपराध, जो चेतन जी जिक्र कर रहे थे, उन पर भी जोर रहेगा। लेकिन खासतौर पर वापस वहाँ थोड़ा चुनावी माहौल में जाएं और प्रधानमंत्री की उस बात को याद करें कि वो योजनाएं बंद नहीं करेंगे जो योजनाएं जनहित में है। गहलोत को उन्होंने आश्वासन दिया, आपको भी अच्छे से याद होगा। जिक्र प्रतिष्ठा यादव कर रही हैं कि चिरंजीवी बीमा 25 लाख का जारी रखा जाए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जारी रखी जाए। बाकी जो बात कर रही हैं, ये दोनों योजनाओं को लेकर 7,000 करोड़ का बोझ पड़ रहा है योजनाओं के जरिए। 1.5-1.25 लाख करोड़ के कर्जे में इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड कंपनियां राजस्थान में। किस तरह से आपको लगता है कि बड़े फैसले बीजेपी के लिए लेना आसान होगा, इस तरह के जनहित के फैसले क्योंकि लिए जाते हैं शुरुआती सरकार बनने के बाद, तो क्या चैलेंजेस होंगे और क्या फैसले शुरुआती में आपको लगता है कि सरकार को उठाने चाहिए और उठाएगी सरकार? देखिए, बीजेपी की जो ये भजनलाल सरकार बनने जा रही है, सीधे तौर पर अब मुद्दे उठाने की बात जहां तक है, या फिर सरकार अब किन चीजों को इंप्लीमेंट करेगी और प्राथमिकताएं किन चीजों को लेगी, सीधे तौर पर हमें मनीष ये देखना होगा कि सरकार जो वादे करके जनता से आई है, जो अपने संकल्प पत्र में या जन घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, पहली प्राथमिकता उस पर रहनी चाहिए। दूसरा, जिन मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार को अभी तक कोसा था बीजेपी ने, उनको प्राथमिकता से कर दे तो जनता ये मानेगी कि शुरुआती 100 दिनों के अंदर या शुरुआती जो टेनियर है, इसके अंदर ये काम करके दिखा दिया है, यानी कि प्रदेश में कोई बदलाव आया है। केवल कहने से नहीं होता, बदलाव दिखना चाहिए, और वो जब तक ग्राउंड रियलिटी पे नहीं दिखेगा जनता नहीं मानेगी। क्योंकि सरकार बदली गई है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो जनता को इस नई सरकार से अब काफी सारी उम्मीदें हैं। और केंद्र सरकार ने ये, या फिर कहें बीजेपी नेतृत्व ने एक बदलाव करके भी दिखाया है। बीजेपी के अंदर भी बदलाव हुआ है, जो बीजेपी का पुराना फेस था सीएम का, उसको भी बदला गया है। तो दो तरह के बदलाव हुए हैं, एक तो सत्ता परिवर्तन कांग्रेस से हुआ, दूसरा बीजेपी के अंदर आंतरिक बदलाव हुआ। तो ये दो बड़े बदलाव प्रदेश की सियासत में देखने को मिले हैं, तो एक ताजगी आनी चाहिए। दूसरा, महिला अपराध और सामान्य जो प्रदेश भर में अपराध की घटनाएं हो रही थी, भ्रष्टाचार के मामले सर्वाधिक दर्ज हो रहे थे महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के अंदर पिछले 3 साल से। इसके साथ ही रेप की घटनाएं जो बढ़ रही थी, और क्राइम जिसको सरकार कह रही थी कि हमने एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया, इस वजह से बढ़े हुए आंकड़े नजर आ रहे हैं। जो युवा थे, उनकी बेरोजगारी की समस्या चरम पर थी, और एक यकीनी तौर पर युवाओं की बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते का मामला उठा था। पेट्रोल डीजल की महंगाई, पड़ोसी राज्य मध्य अगर बात करें पंजाब की, तो वहां पर पेट्रोल की रेट कम है, अन्य राज्यों के अंदर कम है, राजस्थान के अंदर बढ़े हुए हैं। तो आम लोगों के अंदर, चाहे स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो या आम व्यक्ति हो, पेट्रोल और डीजल की मार सभी पे पड़ती है, यहां तक कि किराए भाड़े पर भी पड़ती है। तो ये बदलाव दिखाई देना चाहिए कि सरकार ये करके दिखाए, इनमें कमी करके दिखाए। मुझे ऐसा लगता है शुरुआती दौर में जो फ्री बीस की बात कही जा रही है, क्योंकि अमित शाह ने भी और प्रधानमंत्री ने भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की घोर निंदा अपने चुनावी भाषणों में की और सीधे तौर पर इसको नकारा। हालांकि सिलेंडर की बात पर उन्होंने जरूर कहा कि हम इसको 450 रुपए का कर देंगे। तो ये केंद्र की सरकार के निर्देश के बाद में, या बीजेपी आला नेतृत्व के निर्देश के बाद में राजस्थान की सरकार अपना निर्णय कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही जो फ्री बीस की जो योजना गहलोत सरकार ने चलाई थी और जो रेवड़ी बांटने की बात बीजेपी कह रही थी, मुझे लगता है कि बीजेपी आते ही उनको बंद कर सकती है। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। प्रतिष्ठा यादव हालांकि अभी कह रही थी योजनाएं जारी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य की योजनाएं जहां तक बात है, तो ये मानवीय पहलू देखना होगा
कि आम लोगों का स्वास्थ्य जो है इससे जुड़ा हुआ है और लोगों को वाकई में इसका लाभ मिल रहा है। तो स्वास्थ्य की ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। पहले वसुंधरा के शासनकाल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, बाद में बदल करके नाम और कुछ लाया गया, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया, प्रधानमंत्री आयुष्मान बीमा योजना। तो हो सकता है इसका नाम भी आयुष्मान बीमा योजना जो है, स्वास्थ्य बीमा योजना कर बिल्कुल। दिया जाए। तो ये बदलाव हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं जो है उसको जारी रखा जाना चाहिए। बाकी सरकार जो फ्री सब्सिडी है, बिजली के बिलों के अंदर जो छूट है, इस तरह की योजनाओं को बंद कर सकती है। और अपने स्तर पर सरकार, जो बीजेपी की जो सरकार आ रही है, उन्होंने जो घोषणा की थी, जो वादे किए थे, क्योंकि जो बजट है वो सीमित है, उसी बजट से सारे काम कराने हैं, तो एक बजट मैनेजमेंट जो है वो प्रभावी तरीके से हो, इसके लिए बीजेपी अपना प्राथमिकता में रख करके और काम करना चाहिए। ये फिस्कल मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नीरज, क्योंकि जो भले ही योजनाएं जो शुरुआती स्तर पर फिर भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बंद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन उन्हें जरूर किया जाएगा कि कौन सी योजनाएं, जैसा प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, आम मानवीय के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य की योजना आपने बताया, घरेलू गैस एक बड़ी योजना खुद प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की थी, उसको हालांकि फिर राज्य में 500 रुपये कर दिया गहलोत ने, और फिर चुनावी एक तरह से कहे वो बार्गेनिंग शुरू होगी कौन सस्ता सिलेंडर दे। लेकिन जो वाकई फ्रीबीज के दायरे में जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं और सिर्फ मसलन स्मार्टफोन जैसी योजनाएं, उन पर वाकई रोक लगने को देखने को मिल सकती है। आप देख रहे हैं अब नई सरकार जब राजस्थान में कल शपथ लेगी तो उसके बाद सबसे बड़ी प्राथमिकताएं बदलाव को लेकर राजस्थान के लिए क्या होंगी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं और मेरे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। चेतन जी, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे जो प्राथमिकताएं उन मुद्दों पर जो आप चुनाव लड़कर आए। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहता हूं। 2013 का मुझे याद है, जब आप चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे नरेंद्र मोदी, और राजस्थान का चुनाव लड़ा गया, 163 सीटें आप जीतकर आए। उस दौरान भी भ्रष्टाचार और फ्रीबीज का बड़ा मुद्दा छाया रहा और 2018 में आपकी सरकार चली गई। लेकिन 2014 में जब लोकसभा चुनाव जीतकर आए प्रधानमंत्री, और महंगाई बड़ा मुद्दा था यूपीए सरकार के समय, मई का महीना था 2014 में, पहला ही निर्णय आपका, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान थे, एक ट्वीट किया जाता है कि कल से आज रात 12 बजे से, जो भी तारीख रही होगी शपथ लेने के बाद, कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाती हैं। राजस्थान में चुनाव में आपने बड़ा मुद्दा उठाया, जैसा नीरज भी अभी बता रहे थे। क्या वाकई एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने हर रैली में कहा कि 10 से 11 रुपए ज्यादा वैट है राजस्थान में, उसके चलते यहां पर महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है राजस्थान में। तो क्या माना जाए जब कल भजनलाल शपथ लेंगे तो उनकी कलम से पहला फैसला यही होगा? दिल्ली से भी कहा गया होगा जनता को सीधी राहत देनी है तो पहले वैट कम कीजिए। मनीष जी, आपको मैंने पहले भी बताया था, हम कांग्रेस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। संकल्प पत्र हमारा साध्य पत्र है। मैंने पहले भी कहा, गीता है हमारे लिए ये। इसका एक एक बिंदु 5 साल के राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए करना है। हमारे को राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा करना है। और वो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, राजस्थान का विकास और राजस्थान के नागरिकों को राहत। चल रहा ये दोनों उद्देश्य जब मिलाते हैं अपन, तो वो सारे फैसले होंगे जो राजस्थान के हित में होंगे और राजस्थान की जनता के हित में होंगे। ये तो रही पहली बात। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, तो पहली कैबिनेट जब राजस्थान सरकार की होगी तो उसमें आपको कुछ चीजें नजर आएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चीजें नजर आएगी। लेकिन जो मैंडेट हमारे को राजस्थान की जनता ने दिया है, जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी में दिया, विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ, राजस्थान की जनता से वादा करता हूँ कि ये बिल्कुल हम 100% नहीं, लेकिन ये देखने को मिल सकता है, माना जाए, क्योंकि महंगाई राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में बड़ा मुद्दा, और वैट का मुद्दा खासतौर पर छाया रहा राजस्थान में। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाकी राज्यों से, बीजेपी वाले राज्यों से महंगा तेल। मैं इसी पे आ रहा था। आपको शायद याद होगा, जब पेट्रोल डीजल पे बात चली तो बीजेपी शासित राज्य जो थे उस समय, उसमें वेट कम किया गया, लेकिन माननीय गहलोत साहब ने नहीं किया यार राजस्थान के अंदर। तो हम लोगों ने भी ये बात कही थी, क्यों नहीं करते यहाँ पर। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी बहन अभी कह रही थी कि हमारी योजनाएं, इनकी योजनाएं क्या थी? इनकी योजनाएं थी पेपर लीक, इनकी योजनाएं थी भ्रष्टाचार, इनकी योजनाएं थी कानून व्यवस्था, रेप, मर्डर, भू माफिया, पता नहीं कितने माफिया पैदा हो गए। मैं तो नाम भी नहीं सुना था कभी। खनन माफिया, जमीन माफिया, पता नहीं कितने माफिया इन्होंने डेवलप किए राजस्थान में। लेकिन अब राजस्थान की जनता को यह विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो इन चीजों की समस्या का समाधान करेगी। और जिस प्रकार का लाठी तंत्र इन्होंने 5 साल चलाया था, उस लाठी तंत्र से मुक्त में होगी। और मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मतदाताओं को, राजस्थान की जनता के लिए
काम करने के लिए बनी है ये पार्टी, ये सेवा करने के लिए बनी है, ये मलाई खाने के लिए नहीं बनी है पार्टी। ये जिन प्रकार से इन्होंने 5 साल तक आपसी अंतर्द्वंद से सरकार को चलाया, उसमें ना तो मंत्री का नुकसान हुआ, ना माननीय मुख्यमंत्री जी का नुकसान हुआ, ना विधायकों का नुकसान हुआ, तो केवल राजस्थान की जनता का हुआ। ठीक है, इस बात को हमने देखा है। और चाहे समय लगे चाहे, लेकिन सर्वसम्मति से हमारे नेता चुने गए हैं और राजस्थान को 5 साल तक इस तरह सरकार देकर के, और राजस्थान की जनता को आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, नहीं, निश्चित ही ऐसी उम्मीद भी होगी चेतन जी कि वो सर्वसम्मति से फैसले हो जनता के हित में। और अब तो डबल इंजन सरकार है जो आप बार बार आपने स्वास्थ्य की बात की, मैं इनको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में, समय थोड़ा कम है चेतन जी। हमारी जो अन्नपूर्णा योजना थी, इनको इन्होंने क्या नाम दिया? इंदिरा रसोई। क्यों? क्योंकि इनको एक परिवार को खुश करना है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। एक परिवार को खुश करने के लिए किसी भी हद तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इनके नेता जा सकते हैं। ठीक है। और एक लास्ट बात, जिस पार्टी के सांसद के घर 350 करोड़ तो मिल चुके हैं, आपने सुना कभी ऐसा? 3 बार राज्यसभा का पद उनको दिया गया, लोकसभा में जनता ने नकार दिया उनको 2 बार। लेकिन जो पार्टी अपने सांसद को 3 बार राज्यसभा में भेजती है और उसके घर पे जिस प्रकार के पैसे मिलने शुरू हुए, ये भारत के इतिहास में पहली घटना है। और वो ठीक है, नहीं, उम्मीद तो की जाएगी अब डबल इंजन की सरकार है, प्रगति हो, भ्रष्टाचार तो खत्म हो आपके यहाँ। राजस्थान में जो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर जी आपने चुनाव में रखा और जनता ने आपको चुना, प्रतिष्ठा का रुख कर लेते हैं। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है, कानून व्यवस्था पर 0 टॉलरेंस की नीति वही नहीं जनता, मैं वही कह रहा हूँ चेतन जी, जनता अपेक्षा भी यही करती है, इसीलिए बदलाव लाए और अपेक्षा भी यही हो कि जो लॉकर्स में पैसे भरे दिखे हैं कि आपके यहाँ पर उस तरह के दृश्य कम से कम नहीं दिखाई दे और डबल इंजन में दोगुनी प्रगति हो, यही जनता चाहेगी जिस पर आपको सरकार में लेकर आई। प्रतिष्ठा, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, आपने इंदिरा रसोई नाम बदलकर योजना ले आए, उज्ज्वला इनकी स्कीम थी, आपने पैसे घटा दिए, इनका कहना आयुष्मान योजना थी, उसका नाम बदलकर बीमा बढ़ा दिया, फिस्कल मैनेजमेंट आपसे छूटते चला गया, फ्रीबीज बढ़ते गई। जी, राजीव गांधी जो पंचायत भवन का नाम राजीव गांधी उसके पर दिया था, वो इन्होंने अटल सेवा केंद्र के नाम से इन्होंने किया था। और ये कहते हैं, लेकिन चेंज ये सबसे ज्यादा करते हैं। और दूसरी बात कि ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन करके दिखाएंगे जब देखा जाएगा कि आपने कितना किया। आज क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा के बराबर ये पेट्रोल डीजल के दाम कर देंगे? और दूसरा एक सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा है ERCP का, तो उसको कितनी जल्दी ये हल किसानों की जमीन किसने कुर्क करवाई? 19,000। नहीं, बिल्कुल प्रतिष्ठा, यही होगा बतौर ऑपोजिशन, आपका ये काम भी होगा और मीडिया के नाते हम भी सवाल खड़े करेंगे कि जिन मुद्दों पर बीजेपी अब जीत कर आई है, चाहे वो ERCP का मुद्दा, पेट्रोल डीजल की जो बात की गई, उसको इसीलिए विशेष तौर पर हमने चेतन राजपुरोहित जी से भी पूछा। समय थोड़ा कम है, नीरज से भी जान लेते हैं चलते चलते। नीरज, बड़े मुद्दे रहेंगे, फिस्कल मैनेजमेंट का हमने ब्रेक से पहले जिक्र किया। जी प्रतिष्ठा, समय थोड़ा कम है, निश्चित रूप से जो उज्ज्वला का सिलेंडर का घटाकर बीजेपी ने 450 कर दिया और 750 करोड़ का बोझ पड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पर जिन योजनाओं को देखें, स्कीम्स को देखें, तो ऐसा नहीं कि सभी योजनाएं फ्रीबीज के तौर पर चल रही थी। और फिस्कल मैनेजमेंट, जो वित्त प्रबंधन का, कब तो कम से कम पंजाब के बाद दूसरा सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा और स्टेट राजस्थान है। क्या आपको लगता है कि किस तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज होगा और खासतौर पर जो आम जन से जुड़ी हुई योजनाएं, उनको उसी ढंग से लागू करके रखना कितना बड़ा भजन लाल के लिए चैलेंज हो? देखिए, जन कल्याण से जुड़ी योजना है, हर सरकार का कर्तव्य होता है कि वो योजनाएं जो है जारी रखी जाए, और सरकारें रखती भी हैं मानवीयता के आधार पर भी। जैसे राजस्थान रोडवेज की बसें चलती हैं, गांव ढाणी तक उसका संपर्क है, और वो बसें जो हैं वो एक तरीके से सेवा के लिए सरकार की ओर से चलाई जाती हैं। पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त वो बंद होने के कगार पे आ गई थी, लेकिन पिछली गहलोत सरकार ने उसको लगातार जारी रखा। हालांकि आज भी वो कर्मचारी जो हैं, सरकार अब बदल गई है, वो कर्मचारी 2 महीने से सैलरी के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं और आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं जिससे गांव ढाणी जुड़ी हुई है, बरसों से जो सेवा दे रही है, जो संस्थान सेवा दे रहे हैं, तो इनको जिंदा रखना, इनको जारी रखना, ये सरकार का भी कर्तव्य बनता है। इसी तरीके से जैसे कि अभी हम बात की स्वास्थ्य योजना की, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो है, इसके तहत 25 लाख रुपए तक का बीमा या 50 लाख रुपए तक बढ़ाने की बात की गई। मैं कहता हूं कुछ ना कुछ अगर इसमें राहत आम जनता को मिल जाती है और लोगों का मुफ्त इलाज अगर सरकारी अस्पतालों में हो जाता है, तो इलाज से बड़ा कौन सा धर्म और कौन सा कर्तव्य हो सकता है? बिल्कुल, यही देखने वाली प्राथमिकता होगी। बिल्कुल नीरज, यही सब देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका, प्रतिष्ठा नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।